हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों पर, आप अपने परिवार के साथ। हम आज अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम, जैसे हमने पहले 3 चैप्टर में दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बारे में पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे कैसे दो महाशक्तियां जो थी, सोवियत संघ और अमेरिका, फिर शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध में क्या क्या हुआ ये आप लोगों ने देखा। और शीत युद्ध के विघटन के बाद कौन कौन से शक्ति केंद्र बचे इस दुनिया में ये आपने देखा। अमेरिका का वर्चस्व पढ़ा आपने। आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। उसमें आपने यूरोपीय संघ, आसियान, चाइना और ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, ब्राजील, और जो ये 4 देशों की धुरी बन रही है उनके बारे में आपने पढ़ा। अब हम इन सब से निकलकर अपने एरिया में आ जाते हैं, अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया का सीधा सा मतलब हो जाता है एक सबसे प्रमुख देश इसका भारत। और विश्व राजनीति में इस इलाके का बहुत बड़ा महत्व है। अब क्यों है ये महत्व? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर इसमें जो ये 5-6 देश हैं महत्वपूर्ण, उन देशों में 2 देश, इंडिया और पाकिस्तान, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो पूरी दुनिया जो है इस एरिया को बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से देखती है। एक तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, ऊपर से पूरी दुनिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, ये आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन कि दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हैं। देखिए आप लोग स्लाइड में कि दक्षिण एशिया में जिन देशों को शामिल किया जाता है वो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अब इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है? इसके उत्तर में हिमालय है, नीचे हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इसके बीच के जो एरिया हैं, जो राष्ट्र हैं, वो दक्षिण एशिया कहलाते हैं। चीन भी इस एरिया का प्रमुख देश है, परंतु इसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। ये थोड़ा सा हिमालय से इतर हो जाता है। और दूसरी एक चीज के दक्षिण एशिया की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर ना सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता मतलब सब कुछ पाया जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर रेगिस्तान भी मिलेगा आपको, यहाँ पर समुद्र भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और सांस्कृतिक विविधता है, कितना कल्चरल डिफरेंस है, बहुत तरह की संस्कृतियां यहाँ पर रहती है, अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर दूसरी चीज आ जाती है राजनीतिक विविधता। राजनीतिक विविधता भी है, यहाँ पर आपको लोकतंत्र भी मिलेगा, यहाँ पर आपको राजतंत्र भी मिलेगा, यहाँ पर आपको सैनिक तंत्र भी मिलेगा। ये सब चीजें हम एक एक देश के हिसाब से आगे आगे पढ़ते जाएंगे। इसका मैप देखिए आप थोड़ा, और ये मैप आप कॉपी में बनाएंगे, बहुत आसान है। और क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें कई बार यही राष्ट्र पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि 1971 में कौन सा देश बना, तो कौन सा देश है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश। कौन सा दक्षिण एशियाई देश है जहाँ पर राजतंत्र था? तो आपको नेपाल लिखना पड़ेगा उसमें। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपको ये 7-8 जो कंट्रीज है ये आपको पता होनी चाहिए कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, तो पूरी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैप आप कॉपी में बनाएंगे स्टार्टिंग में चैप्टर के। अब देखिए हम इसकी इसके जो देश हैं उनकी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तो हम सबसे कुछ मेन पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र का क्या रूप है। तो अलग अलग देखिए कि सब देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो आजादी के बाद से शुरू से ही लोकतंत्रात्मक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर कभी लोकतंत्र कभी सैनिक तंत्र, यहाँ पर लोकतंत्र लगातार सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। फिर नेपाल को ले लेते हैं, तो नेपाल में पहले राजतंत्र था, अब यहाँ पर लोकतंत्र है। भूटान और मालदीव में भी अब लगभग लगभग लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, परंतु यहाँ पर अभी भी राजनीतिक संस्थाएं जो है वो काम कर रही हैं, राजतंत्रात्मक संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसके अंदर कुछ राजनीतिक अंश विद्यमान है। अब
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था। वहाँ पर लोकतंत्र का स्वरूप क्या है, वहाँ पर किस तरीके से सेना और लोकतंत्र में आपस में जंग छिड़ी रहती है। तो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बनता है, अनेक बार आपके एग्जाम में आता भी है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार काम कर रहा है और क्या क्या उसके सामने चुनौतियां आती हैं। तो शुरू से वहाँ पर जब लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ उसके बाद वहाँ जल्दी ही अनेक सैनिक तंत्र जो है वो बार बार आते रहे। इसमें सबसे पहले जनरल अयूब खान थे जिन्होंने अब सत्ता अपने हाथ में ली। दूसरी बार जियाउल हक थे जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर, ये सब जनरल थे, ये सब सेना के प्रमुख थे। इन्होंने अपने आप को वहाँ का राजनीतिक रूप से भी शासक घोषित किया। और जनरल याया खां के समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ। फिर वहाँ उसके बाद फिर से लोकतांत्रिक सरकार बन गई पर ज्यादा दिन तक नहीं चली। फिर जनरल जियाउल हक आ गए, उन्होंने लोकतंत्र को हटा के फिर से सैनिक तंत्र लागू कर दिया। फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में फिर लोकतंत्र आया। फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने फिर से नवाज शरीफ को हटा के फिर सैनिक तंत्र वहां पर कायम किया। तो इस तरीके से जो सैनिक तंत्र है वो पाकिस्तान की रगों में बसा हुआ है। वहां पर होता क्या है कि सेना का जो जनरल है वो इस तरीके से हावी हो जाता है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के ऊपर कि वो अ, उस तरीके से चाहे कहने को वहां पे चुनाव भी कराए जाते हैं दिखाने के लिए, परंतु वो चुनाव जो होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। हर तरीके से मैनिपुलेशन करके वो सेना के प्रमुख जो है वो अपने आप को लोकतांत्रिक शासक घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या क्या बाधाएं हैं जो वहाँ पे लोकतंत्र के मार्ग में आती है। तो उसमें देखिए मेन बाधा क्या है, सैनिक हस्तक्षेप। वहाँ की सेना जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर हावी हो जाती है। अभी देखो, आप जो न्यूज़ सुन रहे होंगे तो न्यूज़ में आप सुनते होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है ना, इमरान खान। साथ में आप एक नाम और सुनते होंगे, बाजवा। कौन है? वहाँ के अभी वर्तमान जनरल है, सेना प्रधान है। तो उनकी सहमति के बिना, उनके परामर्श के बिना वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार कोई काम नहीं कर सकती। दूसरा एक जो दबदबा और हस्तक्षेप है वो वहाँ के धर्म गुरुओं का है, वहाँ के मौलवियों का है, मौलानाओं का है। वो जो फतवे जारी कर देते हैं, वो जो ऑर्डर निकाल देते हैं, वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को मानने पड़ते हैं। तीसरा दबदबा है वहाँ के भूस्वामियों का, अभिजनों का, पूंजीपतियों का। तो वहाँ पे जो माफिया वर्ग है वो बहुत हावी है। वो जिस तरीके का ऑर्डर देता है, जिस तरीके से दबाव बनाता है सरकार पर, तो सरकार को वो सारी बातें माननी पड़ती है। और चौथा एक जो तबका है वो आतंकवादी संगठन। सब हम जानते हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद को पनाह देने वाली जगह है। ओसामा बिन लादेन तक वहाँ पे मिला। बड़े बड़े आतंकवादी जो सरगना है, लीडर है, वो कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं। अभी अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हो गया। तो सरकार जब बात नहीं मानती ना, तो ये आतंकवादी संगठन बंदूक और बारूद के बल पर उनसे अपनी बातें मनवाते हैं। और ये सारी चीजें क्यों चल पाती है? पांचवी चीज आ जाती है, ये चल पाती है पाकिस्तानी जनता के समर्थन से। सेना को ज्यादा समर्थन देती है, धार्मिक मौलवियों की बातें ज्यादा मानती है। और इन सब की बातें मानने के कारण वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार है वो अपने आप में पीछे हो जाती है और ये सारे संगठन आगे हो जाते हैं। और जनता ऐसा क्यों करती है? अब मन में प्रश्न आता है ना, जनता ने खुद ही सरकार चुनी और जनता ऐसा क्यों कर देती है? जनता इसलिए करती है क्योंकि जनता बेरोजगार है, जनता अशिक्षित है, जनता गरीब है। उन्हें अपने सही गलत का ज्ञान ही नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि हमें एक आतंकवादी को सपोर्ट देना चाहिए या लोकतांत्रिक सरकार को सपोर्ट देना चाहिए। तो इन सब व्यवस्थाओं के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो गिरता पड़ता रहता है। वहाँ पे आए दिन सैनिक तंत्र लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, आपको इनकी डिटेल भी नोट करनी होगी कॉपी में। और इसको आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एक देश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र, बांग्लादेश किस क्या है? सबसे पहले तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही तो हिस्सा था। 71 से पहले क्या था?
पूर्वी पाकिस्तान था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब ये जो था पूर्वी पाकिस्तान जो बना था, इसकी संस्कृति अलग थी, इसकी भाषा अलग थी और शुरू से ही ये पश्चिमी पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। और पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो उसके साथ दोगला व्यवहार करता था। एक तो वहां से पश्चिम से पूरब तक वहां शासन चलाना ही मुश्किल था, फिर वहां पर वो लोग उनको दबाते थे, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मेन जो मेन स्ट्रीम की जो संस्थाएं थी उनमें पूर्वी पाकिस्तान अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था। तो वहां की जनता ने न्याय के लिए, उचित प्रतिनिधित्व के लिए विरोध करना शुरू कर दिया, मांग उठाने लगे, आंदोलन करने लगे। और उनके इस आंदोलन का नेतृत्व किया वहां के एक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने। और मुजीबुर रहमान ने जब 1970 में चुनाव हुए तो एक आवामी लीग पार्टी का गठन किया था, वहां पे उनको सारी सीटें मिल गई। और उधर पश्चिमी पाकिस्तान में कौन था? आपने पहले शुरू में पढ़ा कि जनरल याह्या खान थे। जनरल याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा दिया और जो जनता द्वारा चुने हुए लोग थे उनको तो जेलों में बंद कर दिया और आंदोलन को कुचलने के लिए लाखों लोगों को मारा गया। और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी बनकर भारत में आ गए। भारत की सड़कों पर शरणार्थियों की भीड़ लग गई। दिल्ली में आप अभी भी देखेंगे बांग्लादेशी शरणार्थियों की कॉलोनियां बसी हुई है। भारत ने शरण दी उन्हें और कार्ड जारी किए शरणार्थियों को। अब ये समस्या भारत के लिए बढ़ती जा रही थी कि इतने शरणार्थी आ रहे थे वहां से। अब इस कारण से भारत को पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी को समर्थन देना पड़ा। उन्होंने वित्तीय सैनिक सहायता दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 71 में। और भारत के कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, एक गोल्ड लेडी थी, आयरन लेडी कहा जाता है उन्हें। और उनके नेतृत्व में भारत की जो सेना थी बहुत अच्छी तरीके से जीती। और जनरल याह्या खान ने आत्मसमर्पण कर दिया 95,000 सैनिकों के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा एक आत्मसमर्पण था। और इसी के साथ बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश कैसा राष्ट्र बना? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया। परंतु मुजीबुर रहमान जल्दी वहां तानाशाह बन गए और 75 में उन्होंने संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता दे दी और अपनी पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियां समाप्त कर दी, यानी एक दलीय व्यवस्था लिया। तानाशाही हो गई ना। अब ये एक तानाशाही तो बांग्लादेश को तो स्वीकार थी नहीं, वहां के तो लोग लोकतांत्रिक थे। तो वहां पे तनाव, अलगाव, विरोध फिर शुरू हो गया। और ऐसी एक अलगाव की घटना में सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया और जो जियाउर रहमान थे उन्होंने नेशनल पार्टी का गठन किया, चुनाव कराए, फिर वहां पे लोकतांत्रिक शासन हुआ। फिर एक बार फिर से वहां पे जनरल HMS जो थे उनके नेतृत्व में फिर सैनिक शासन आया। फिर सैनिक शासन का विरोध जनता ने बहुत तेजी से किया, लोकतंत्र का समर्थन किया। और 91 में जब चुनाव हुए तो बांग्लादेश में बहुदलीय पद्धति पर आधारित लोकतंत्र कायम हुआ, जो आज तक भी चल रहा है। तो आज तक भी वहां पर लोकतंत्र अच्छी तरीके से काम कर रहा है, परंतु सेना समय समय पर हावी होती रही। तो ये दो देशों की व्यवस्था आपने देखी कि वहां पर किस तरीके से सेना जो है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती बनकर खड़ी हुई। तो दो देशों का आपको समझ में आया। अगला जो वीडियो है हम उसमें नेपाल और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के सामने कौन कौन से चैलेंज है। तब तक आप ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रश्न को नोट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।